प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं द लिसन बुक यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसका पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले कक्षा 9 में हमने कुछ संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले उनको एक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो आइए सबसे पहली संख्या के बारे में पढ़ते हैं जो हमने कक्षा 9 में भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ चैप्टर शुरू करने से पहले उन संख्याओं के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहली संख्या है प्राकृत संख्या। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या क्या है? जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, अगर मैं किसी से कहूँ कि इस टोकरी में कितने फल रखे हुए हैं, सामान्यतया सभी व्यक्ति 1 से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनेंगे और जितना होगा वो गिन के बता देंगे। तो कुल मिलाकर के प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनकी सहायता से हम गिनती करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह ये है, ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का समूह। और प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी बड़ा नहीं होता है, सबसे छोटा एक है, इसमें सबसे बड़ा नहीं। जब ये आंकड़ा निश्चित दूरी तक दिया होगा तब उसमें बड़ी और छोटी छांट सकते हैं। जैसे ये सिर्फ यहीं तक दिया गया हो तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे छोटी एक है और सबसे छोटी बड़ी है, या यहीं तक दिया गया हो तो सबसे छोटी एक है और सबसे बड़ी 5 है। लेकिन जब अनंत तक जाएगा तो उसमें कोई बड़ा नहीं होगा, अनंत तक। और इसमें जैसे ही हमने शून्य को शामिल किया, अब ये जो नया समूह बन गया ये कहलाएगा पूर्ण संख्याओं का समूह। क्या ये देख लीजिए, सारी प्राकृतिक संख्याएं आपको पूर्ण संख्याओं में मिलेंगी, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सब पूर्ण होती हैं। तीसरी संख्या देख लेते हैं, प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई। अब देख लेते हैं तीसरी जो संख्या है इसका नाम है पूर्णांक। इंटीजर्स। पूर्णांक क्या है? अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य शामिल किया तो हमें पूर्ण संख्या मिल गई। अब हम पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करें, ऋणात्मक जो संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन हमें इस ग्रुप में अगर हम प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के समूह में हम नेगेटिव पूर्ण संख्याओं को शामिल करेंगे तब जाकर जो ग्रुप तैयार होगा वो पूर्णांक कहलाएगा। इसमें हम -1 को शामिल कर दिया, -2 को शामिल कर दिया, -3 को शामिल कर दिया, -4 को शामिल कर दिया, -5, ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक जो पूर्णांक है ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक धनात्मक पूर्णांक, इसके साइड का ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य ना तो धनात्मक है ना वो ऋणात्मक है, इसको शून्य नहीं बोलेंगे, इसको शून्य पूर्णांक कह सकते हैं आप। ये शून्य पूर्णांक है पूर्णांक, बट वो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। शून्य एक न्यूट्रल नंबर ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि शून्य में क्या ऋणात्मक होगा। अगली संख्या देख लेते हैं, 4 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स।
रेशनल नंबर को समझ लीजिए। जिन संख्याओं को अभी तक हमने जो संख्याएं देखी वो सब सिंपल संख्याएं हैं, ये देखिए सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए एक कम ज्यादा नहीं, से एक है, एक से अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, जैसे 1/2 हो जाए या 5/2 हो जाए, 6/4 हो जाए, तो ऐसी संख्याएं, ऐसी स्थिति में उन्हें हम रखेंगे परिमेय संख्याओं के समूह में। परिभाषा क्या है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या को अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या को हम किस रूप में लिखें, p/q के रूप में लिखें। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q पूर्णांक हों, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब p और q का मान इन्हीं में से होना चाहिए। p और q मतलब पूर्णांक, p/q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 ना हो, 0 भी पूर्णांक ही है लेकिन q का मान 0 ना हो। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q का मान 0 ना हो, वो कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। उदाहरण 3/2 p/q के रूप में है, 1/2, 9/5, ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय है। हाँ, इसमें माइनस भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। जो भिन्न होती है वो माइनस नहीं होती है, लेकिन जो परिमेय संख्याएं होती है वो माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक पूर्णांकों से की सहायता से बनता है। p/q, p भी पूर्णांक, q भी, जो चीजें पूर्णांकों की सहायता से बनती है वो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। और q का मान 0 नहीं होगा, q का मान अगर नीचे 0 आ जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया, ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q का मान पूर्णांक होना चाहिए, q 0 ना होना चाहिए बस। आप देख लेते हैं, पांचवी संख्या हमारी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके वह कहलाएंगी अपरिमेय। उदाहरण के रूप में √2, √3, √11 ना कुछ भी लिख सकते हैं, या पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का एक मान होता है, ज्यादातर लोग उसको प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है पाई में, ठीक है। तो पाई का मान देखिए, साधारण रूप से आपने बहुत जगह पाई का मान 22/7 देखा होगा, प्रश्नों के साथ इसको हल भी किया होगा। क्योंकि हमने अभी कहा है कि पाई अपरिमेय है, अपरिमेय का मतलब p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और पाई का मान हम 22/7 लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो अपरिमेय है। देखिए, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, पाई का जो मान है उसके निकटतम, उसका करीबी होता है 22/7। 22/7 से ज्यादा करीबी कोई संख्या नहीं है, इसलिए सवालों को हल करने के लिए हम पाई का उपयोग 22/7 के रूप में करते हैं। पाई का एकदम से मान की एग्जैक्ट मान, एकदम बराबर वैल्यू में 22/7 नहीं होता है। कभी भी इस बात को नोट करके रखिएगा, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 में होता है। सवालों को हल करने के लिए 22/7 निकटतम मान है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या। अब इतनी संख्याओं को पढ़ लिया और हमें हमारे पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, और अभी तक तो हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी ही नहीं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, ये जितनी संख्याएं हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ी है सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है, देखिए वास्तविक संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या है, देखिए
ये एक है संख्या रेखा। जितनी भी संख्याएं हैं वो सब संख्या रेखा पे ही होती हैं। 1 2 3 4 5, इधर माइनस में रहेंगी। कक्षा 9 में हमने ये देखा है कि सारी की सारी, अभी इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं, पूर्णांक भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी यहाँ पे हैं। 1 और 2 के बीच में ही कहीं √2 होता है। तो ये जो संख्या रेखा है, परिभाषा, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को हम व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा करते हैं जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वह सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का समूह है। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी, परिमेय भी आएंगी, पूर्णांक भी आएंगे, पूर्ण संख्याएं भी आएंगी और प्राकृतिक संख्याएं भी आएंगी। यानी कि जितनी भी संख्याओं को आप सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। प्रश्नावली की सवालों को हल करने से पहले हम पढ़ लेते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, भाज्य संख्याओं को समझिए थोड़ा सा, हमारी प्रश्नावली में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। थोड़ा सा देख लेते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। हमने एक उदाहरण के रूप में यहाँ एक संख्या ले ली 18। अब ये देखिए कि 18 किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में ऐसा बोलते हैं कि किन संख्याओं से कट सकता है। कटने का मतलब वो विभाजित हो। तो 18 वैसा 18 एकम 18 के पहाड़े में आ जाएगा। 2 9 18, 3 6 18, 4 के पहाड़े में आएगा। 5 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में आएगा। 6 3 18 और 18 एकम 18। 18 के पहाड़े में भी 18 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा और 1 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 18 के कितने गुणनखंड बन सकते हैं? काफी सारे। 18 को ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, 18 के कई गुणनखंड बन सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ 18 को, सॉरी मैंने एक तो यहाँ लिखा है 18 तो 9 से भी करता है और 18 से भी करता है। 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। 18 को 18, 9 दूनी 18, 6 3 18, ठीक है। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, ये 18 का गुणनखंड बन गया। हम 18 को लिख सकते हैं 6 गुणे 3। हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6 3 18, ठीक है। हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा। तो 18 के कई काफी सारे गुणनखंड बन सकते हैं, ठीक है। अब जरा एक और संख्या पे गौर कीजिए। मैं लिख देता हूँ 11। 1 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तब आएगा और 11 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। या मैं ऐसा यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 17, ये भी 1 में 17 में आएगा और कहीं नहीं आ सकता। 5 लिख लीजिए, 1 के पहाड़े में आएगा, फिर लास्ट में 5 में आएगा। 2 को ले लीजिए, 2 1 के पहाड़े में आएगा, 2 2 के पहाड़े में आएगा और कहीं नहीं आएगा। दोनों संख्याओं में अंतर देखिए। दोनों संख्याओं में अंतर क्या है? यहाँ जो संख्याएं लिखी है उसमें कई गुणनखंड बन रहे हैं, मतलब कई संख्याओं से विभाजित हो रही है। 18 को 9 से विभाजित कर सकते हैं, 6 से विभाजित कर सकते हैं, 3 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन 11 को आप नहीं कर सकते। सिर्फ 11 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं या 2 से अधिक संख्याओं से वह कटती है। और अभाज्य संख्याएं
अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं। जो संख्याएं स्वयं से और एक से विभाजित हों वो कहलाएंगी अभाज्य। जो संख्याएं स्वयं से और एक से विभाजित हों वो कहलाएंगी अभाज्य। और भाज्य वह संख्याएं कहलाएंगी जो स्वयं और एक के अलावा भी अन्य किसी से विभाजित हों वह कहलाएंगी भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं 9 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 9 में 9 1 से कटेगा, 9 3 से कटेगा और 9 9 से कटेगा। तो ये स्वयं से तो विभाजित हो रही है और एक से विभाजित हो रही है स्वयं से, उसके अलावा ये 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से या फिर एक से विभाजित हो उन्हें कहा जाएगा अभाज्य संख्या। इस प्रश्नावली में हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में, क्योंकि गुणनखंड निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड, तो इसलिए हम अभाज्य को पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय परिभाषा दी गई है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और ये जो गुणनफल आएगा, जो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल आएगा, उसका जो क्रम होगा, अगर उसके क्रम को एक ही रखा जाए तो वो एक ही बनेगा। मतलब अभाज्य क्रम के बिना क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ओनली वन। तो अगर कोई भाज्य संख्या है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और अगर क्रम की बात ना की जाए, अगर उनका क्रम पलटा ना जाए तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगी। कहने का मतलब है कि एक कोई भाज्य संख्या है तो उसका जब हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो केवल एक ही प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं और इस परिभाषा को थोड़ा समझ लेते हैं। उदाहरण के रूप में मैं यहाँ ले लेता हूँ 18। 18 तो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? 18 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से कटेगी, 9 से कटेगी। अभी हमने पढ़ा भी था। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से कटे वो है अभाज्य। जो संख्याएं स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे, इसके अलावा भी किसी से कटे मतलब विभाजित, तो वो कहलाएंगी भाज्य। अब इस भाज्य संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या, अब उसका हम गुणनखंड बनाते हैं। कैसा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाया जाता है? आपने बहुत पिछली कक्षा में सीख ही लिया होगा कम से कम। देखिए 18 है, इसमें हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक छोटी बात है, 2 9 18, 3 3 9, 3 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। अब हमने ये क्या है, ये है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। इसको हमने किस रूप में लिख लिया? इसको हमने लिखा, किस रूप में लिखा? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य संख्या को हमने क्या किया? भाज्य संख्या दी गई थी, इसमें हमने जितनी संख्याओं का प्रयोग किया है ये सब अभाज्य है। 2 सिर्फ 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 सिर्फ 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, ये भी 3 हुआ। तो कोई भी भाज्य संख्या अगर लिखी हुई है तो उसको कैसा लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम इसके क्रम को ना बदलें, क्रम बदलने से मान नहीं बदलेगा, तो वो एक सिर्फ और सिर्फ यही बन सकता है। अब 18 का और कोई गुणनखंड नहीं बन सकता।
अभाज्य गुणनखंड और कोई नहीं हो सकता। अगर इसके हम क्रम को ना बदले तो एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि मेरे पास एक संख्या है चलिए 50 को लिए, ठीक, 50 को जरा बना के देखिए, शून्य है लास्ट में, जाहिर सी बात है 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 5 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। ये भाज्य संख्या है, हमने कैसा लिख दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अब 2 × 5 × 5, 50 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो सिर्फ 2 × 5 × 5 ही होगा, अभाज्य गुणनखंड। 50 का और कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता अभाज्य। वैसे तो 50 के कई गुणनखंड हो सकते हैं, 10 × 5 50 ही होता है, लेकिन यहाँ भाज्य संख्या का इस्तेमाल किया गया। यह अभाज्य गुणनखंड नहीं कहा जाएगा, अभाज्य गुणनखंड इसे कहा जाएगा जिसमें भाज्य संख्याओं का प्रयोग ना किया गया हो। तो अगर क्रम ना बदला जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, है ना। क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अगर क्रम उसका बदलेंगे नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का गुणनखंड तैयार हो सकता है। अगर क्रम बदल दिया जाए तो 5 को पहले लिख दो, 2 को बीच में लिख दो, तो वो क्रम चेंज हो जाएगा, तो वो दूसरा गुणनखंड कह सकते हैं, लेकिन मान वही रहेगा। तो क्रम अगर ना बदला जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 ही होंगे, 50 के गुणनखंड 2 × 5 × 5 ही होंगे। अब चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर। तो आइए हम हल करते हैं प्रश्नावली 1.1 की पहले सवाल को। कहा गया निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारे पास संख्याएं दी गई हैं और इनको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। इन संख्याओं को हम क्या बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पहली सवाल है 140। 140 उसका गुणनखंड बनाएं, 2 सत्ते 14, 0 हो गया, 0 है लास्ट में, तो वो जाहिर सी बात है 2 से अवश्य घटेगा। 2 तिहाई 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है। आगे 3 से घटेगा नहीं, 5 से घटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम, 2 दूनी 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे कि 140 इक्वल्स 2 × 2 × 5 × 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसे हम थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, एक रूल याद कर लीजिए, अभी काफ़ी आगे काम आएगा, कि अगर आधार समान है, आधार का मतलब ऐसा लिखा हुआ 5 की घात 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ बेस यानी आधार कौन है, 5, आधार कौन है 5। अगर मैं लिख दूँ 10 की पावर 6, यहाँ आधार क्या है 10, और घात कितनी है 6, यहाँ घात कितनी है 3। तो अगर आधार समान हो, बेस समान हो, या तो यहाँ 5 है या 10, यहाँ समान नहीं, लेकिन यहाँ समान है, ये लिखा हुआ है 2 × 2 लिखा हुआ है, 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 1, ठीक है। किसी भी संख्या की अगर कोई घात नहीं होती है तो उसकी घात 1 होती है। तो हमारे इस केस में दोनों की घात क्या है, सेम है, सॉरी घात से मतलब नहीं, आधार सेम है, आधार समान है, एक जैसा है। तो अगर आधार समान होगा तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा 2 की घात 1 1 2। अगर ऐसे लिखा होता 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 8, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो यहाँ भी
आधार समान है और गुणा किया जा रहा है। गुणा करते समय अगर आधार समान है तो घातें जोड़ दी जाएंगी, 5 की पावर 11 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ हो जाएगा, इसकी घात 1 इसकी घात 1 हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। हमारा एक आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, चाहे इसे आप आंसर छोड़ दें, चाहे इसे आंसर से आप छोड़ दें। दूसरी सवाल देखिए, 156, तो 156 लास्ट में 6 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचा हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 3 6 बचा हो गया 2 9 18, 6 3 9 3 चलेगा, 3 1 3 3 3 का 9, 13 1 13। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर भी घात समान है, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो जाएगा। 3825 को लिख लीजिए, 3825 इसको हम लिख सकते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटना चाहिए। ठीक है, बाकी देख लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 5 2 7 3 का 7 18, 3 से कट रहा है, पहले 3 से काट लेते हैं। हमें अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, इस बात को नोट रखना है, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड बनाना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 2 हो गया 22, 3 सके 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हुआ 22, 3 से 21 और 3 बचे 15, 7 पर 12 तो 14 15, 15 3 के बारे में आएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, फिर 5 आ जाए, 5 2 7 4 11, अब 11 अब 3 से नहीं पाएगा, 5 से घटेगा, 5 अट्ठे 40 और 50 25, और फिर 5 से घटेगा, 5 एक 5 3 बचा 5 सत्ते 35 और 17 एकम 70। तो हम यहाँ लिख देंगे 3825 बराबर, 3825 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17 70। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ घाते हैं आधार समान है, इनकी घाते इनकी घाते एक में कर दो, यहाँ भी आधार समान है तो इनकी घाते 17 की घात तो 1 है, 1 लिखते नहीं है, 1 है तो उसको लिखाया जाता है। यह आंसर हो गया। चौथी और पांचवी सवाल को यहाँ हल कर लेते हैं, जगह कमी का। देखिए 5005 5 से 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 कटे 7 से 7 एकम 7 बचा 3 हो गया 30, 7 चौक 28 बचा 2 हो गया 21, 7 21 इसको काटे 11 से 11 एकम 11 11 एकम 11 11 3 चौदह तो 11 थे 33 और 13 एकम 13। 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही इसका आंसर है। चौथी और भी पांचवी देखिए 74 29, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रही है, 12 13 से नहीं होगी, 14 15 16 17 17 से डिवाइड करके देखते हैं, 17 17 14 17 17 चौको 17 चौको 68, तो 68 17 4 6 हो गया 62, 17 चौको 68 और 70 4 2 6 62, तो 17 में तो 17 चौको 70 चौको 68 62 17 51 3 74 है और 68 4 6 बचा हुआ 62, 70 17 34 17 51 17 चौको 68 17 51। अब कितना बचा, अब ये हो गया 17 51 और है हमारे पास 62, तो 62 और 11 बचा 119, 17 7 119,
तो 19 से कटिए और किसी से कटने वाला है नहीं। चला तो 19 को 38 मतलब 38 3 बचा 38 और ये है 43 तो ये 5 बचा तो 19 या 57 और 23 किससे कटने वाला है नहीं। 23 को एक आवाज में तो ये हो जाएगा 74 29 हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हमारी पहली सवाल हल हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल की ओर। देखिए दूसरी सवाल हमारी ये है कि हमें युग्म दिए गए, युग्म मतलब जोड़ा मतलब डबल, दो संख्याएं में दी गई, दो संख्याओं का हमें जोड़ा दिया गया है और हमें ये ज्ञात का एचसीएफ और एलसीएम मासा और लासा ज्ञात करना है और हमें यह भी चेक करना है कि मासा गुणे लासा, एचसीएफ गुणे एलसीएम मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ए का मतलब हुआ जैसे 336 और 54 है तो ए को हम 336 कहेंगे और बी को 54 कहेंगे। हमें ये चेक करना है कि मासा गुणे लासा, मासा और लासा का गुणा कर दिया जाए और दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो वो दोनों बराबर आएंगी। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं फिर एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड बनाना होगा। पहली सवाल है 26, 26 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 2 3 6 और 13 एकम 13। 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13 91 को क्या कर सकते हैं तो 13 से 91 होता है तो 7 से पहले कर दीजिए 7 एकम 7 और 2 बचा 21 हो गया 7 3 21 और फिर 13 एकम 13 तो हमारा 91 आ गया 7 गुणे 13। हमारा HCF हो जाएगा HCF ऑफ 26 कामा 91 क्या हो जाएगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी घात जो कॉमन हो, घात हो बड़ी हो लेकिन जो कॉमन हो दोनों में होनी चाहिए, ऐसी घात जो दोनों में हो। ठीक है 13 की घात है 13 की घात है दोनों में है और तो कुछ नहीं है तो कॉमन दोनों में। 7 यहाँ है तो वहाँ नहीं है, 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं, उसको लिखेंगे नहीं, 7 ही हम सिर्फ 13 को लिखेंगे तो इसका हमारा आ गया 13। अब एलसीएम क्या होगा एलसीएम ऑफ 26 और 91। एलसीएम का होता ये है कि जो घात मिल रही उसको नोट कर लीजिए, बड़ी घात जो मिल रही है उसको नोट कर लीजिए। हम यहाँ से 13 मिल रहा है 13 नोट करेंगे, 2 यहाँ है उसको भी नोट करेंगे और 7 यहाँ है उसको भी नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 से 91 9 18 182। अब हमारा एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एचसीएफ गुणे एलसीएम इज इक्वल्स टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये एक सूत्र भी है, इसको नोट करके रखिए कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर दो संख्याओं में हमें एक संख्या का मान लीजिए एलसीएम दिया गया है और पहली दूसरी संख्या दी गई है तो एचसीएफ फटाक से निकल जाएगा। अगर हमें एचसीएफ दिया गया है और पहली दूसरी संख्या दी गई है तो एलसीएम निकल जाएगा। या फिर एचसीएफ दिया गया है एलसीएम दिया गया है, एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या दूसरी दी गई तो पहली का। तो एचसीएफ कितना आया 13 आया,
एलसीएम कितना आया 182 आया। हमारी पहली संख्या क्या है 26 है और हमारी दूसरी संख्या क्या है 91 है। अब गुणा कर लीजिए 13 और 182 का गुणनफल क्या आ जाएगा 182 का हम 13 से गुणा करेंगे तो 1820 ये आएगा और 3 दूनी 6 18 3 54 0 4 2 6 6 4 2 6 18 20 33 ये आएगा 2366। और गुणा करके देखिए ये भी हो सकता है यही है। अगर ये इतना आता है तो समझ लीजिए सही है, हम जांच कर लिया हमारा HCF एलसीएम सही है। 91 गुणे 26 क्या आएगा 6 कम 6 9 6 54 2 1 कम 2 9 6 4 2 6 8 का 13 3 23 यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ये आंसर हमारे सवाल भी सही है क्योंकि हमने चेक कर लिया कि एलसीएम HCF और एलसीएम पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों समान आ रहे हैं। ठीक है, सेम अगले सवाल में देखते हैं। और दूसरी सवाल की दूसरी क्या है 510 और 92 510 और 92। तो 510 का हमें क्या देखिए 2 दूनी 4 बचा 1 होगा 11 2 पंचे 10 बचा 1 को 2 पंचे 10 ठीक 3 8 24 बचा होगा 15 3 बचे 15 5 1 5 बचा 3 हो गया 35 5 से 35 17 का 17। तो हम 510 का लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ठीक। अब 92 तो 2 चौके 8 बचा 1 हो गया 12 2 6 12 फिर कटेगा 2 दूनी 4 2 3 6 23 31। तो 92 का हमने HCF में जो मिलेगा वही नोट करेंगे। दो इसमें मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं है नोट कर लिया। LCM में क्या मिलेगा जो मिल रहा है वो तो नोट ही किया जाएगा, नहीं मिल रहा है उसको भी नोट करेंगे। ठीक है 5 नहीं मिला 17 23 गुणा करेंगे तो आएगा 23,460। अब हम क्या याद करते हैं कि LCM गुणे HCF अरे उल्टा मत लिखो HCF गुणे LCM इज इक्वल टू A गुणे B आएगा। तो HCF है 2 LCM है 23,460 पहली संख्या है 510 गुणे दूसरी संख्या है 92 इसका डबल कर दीजिए तो 2 0 6 12 के 2 1 4 2 8 9 23 46,290 जरा इसको गुणा कर दीजिए 510 का गुणा 92 से करेंगे तो क्या आएगा 0 2 कम 2 और 5 में 10 0 9 कम 9 9 बचे 45 0 2 9 6 46,920 इधर भी आ रहा है 46,920। हम लिखेंगे LHCF LHS इक्वल टू RHS। हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गए यानी कि हमारी जांच हमारे सवाल क्या है सब कुछ सही है। अब चलते हैं तीसरी सवाल की। हमारे तीसरी सवाल है 336 और 54 336 और 54 क्या याद करना है LCM HCF और जांच भी करना है। तो 336 लास्ट में 6 है 2 से काटना चाहिए 2 1 कम 2 13 2 6 12 2 8 16 2 8 16 2 चौका 8 2 चौका 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और फिर 21 और सॉरी 3 7 21 और 7 1 7 336 को हम लिख सकते हैं 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे
और 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 7। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 घात 1 2 3 4 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। अब जरा इस पे गौर करें, 54 पे 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 9 27 3 तिरका 9 और 3 कम 3 लिखेंगे 54 इक्वल्स 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि लिखेंगे 2 गुणे 3 की घात 3। HCF क्या है? HCF में क्या होता है, जो घातें दोनों जगह कॉमन है। यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ है, तो 2 की घात 1 हो गया। और कुछ कह रहा है, यहाँ देखिए 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो दोनों में है क्या? दोनों में है सिर्फ 3 की घात 1 है, और यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। इसमें और इसमें देखिएगा ध्यान से, HCF हो जाएगा 6 और LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा इन दोनों में सबसे बड़ी घात ये हो जाएगा, 3 3 में मिल रहा है तो 3 की घात 3 हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की घात 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 का 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 7 गुणा कर लीजिए, 9 गुणे 27 गुणे 7 3024 आ गया। अब हम क्या करेंगे, HCF LCM गुणे AY तो HCF आया है 6 और LCM आया है 3024 और इधर पहली संख्या 336 और 254, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 3 18 6 3 14 6 चौको 24 के 4 असला 2 और 6 दूनी 12 2 14 का पूरा 14 और 6 3 18 6 चौको 24 4 असला 2 और 6 दूनी 12 का 14 और 6 इसको गुणा करते हैं 336 को 54 से, तो 4 6 24 4 असला 2 4 3 12 14 के 4 असला 1 4 3 12 13 ये हो जाएगा 6 5 30 के 0 3 आ गया, 5 15 3 18 हो गया, 1 आ गया, 5 15 16 आ गया, 4 और 4 8 3 11 के 1 और 6 7 1 8 18 144 इधर भी आ रहा है 18 144। जांच करने से हमें पता चलता है कि हमारा HCF गुणे LCM सेम है और इनटू भी है। तो LHS बाया लेफ्ट हैंड साइड और HS राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए सिद्ध होता है कि दोनों तरफ की हमारी जो LCM है और HCF है हमारी कैलकुलेशंस क्या है सही। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में हम प्रश्नावली की बाकी प्रश्नों को हल करेंगे।